हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के पार्ट फर्स्ट में हमने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन व कुपोषण के बारे में पढ़ा। आज हम पार्ट 2 में मानव स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जल, पीने योग्य जल के गुण, पर्याप्त जल सेवन के लाभ, दूषित जल के दुष्प्रभाव का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोटापा, और इसके अंतर्गत हम बीएमआई, रोग व रोग उत्पन्न होने के कारण का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है रक्तचाप, सिस्टोलिक रक्तचाप, डायस्टोलिक रक्तचाप, रक्त मापने का यंत्र, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप का अध्ययन करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जल से। जल के स्रोत क्या हैं? जल हमें नदी, झील, भूमिगत जल स्रोत जैसे कुएं व नलकूप से प्राप्त होता है। वर्तमान में न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि इन राज्यों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये जल संकट उत्पन्न होने के क्या कारण है? हमारा जीवनदाता है जल, और हम इस जीवनदाता पर निर्धारित तलवार से वार कर रहे हैं। जैसे जल को दूषित कर रहे हैं, जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे जल संकट उत्पन्न हो रहा है। अब हम बात करते हैं जल के उपयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल का उपयोग पीने में, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, कृषि कार्यों में, उद्योगों में आदि में किया जाता है। पृथ्वी पर जल पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था जल के रूप में, गैसीय अवस्था जल वाष्प के रूप में होती है। नेक्स्ट है पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य जल के गुण, इसमें निम्न गुण होने चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जल में आंखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, अर्थात 7 होना चाहिए। यदि जल का पीएच 7 से कम होगा तो जल अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तो पीने योग्य जल में ये गुण होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में जल सेवन के लाभ। व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम ज्यादा करता है तो उसे और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में जल सेवन के निम्न लाभ हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा होती है, जिससे शरीर में उपस्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है, शरीर ऊर्जावान रहता है, थकान नहीं होती है, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, जिससे व्यक्ति में मोटापा नहीं आता है। पॉइंट नंबर 4, शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अर्थात शरीर में रोगों का प्रतिरोध करने वाली क्षमता बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 5,
किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। अर्थात पर्याप्त जल सेवन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 6, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर 7, पर्याप्त मात्रा में जल सेवन करने से पथरी होने का खतरा नहीं होता है तथा सर्दी जुकाम आदि नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दूषित जल। पहला प्रश्न होता है दूषित जल क्या है? ऐसा जल जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कर्मी आदि पाए जाते हैं, दूषित जल कहलाता है। और ऐसे दूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, पेचिस आदि। यहां एक शब्द आया बीमारियां। बीमारियां अर्थात रोग। रोग क्या है? शरीर की सामान्य क्रियाओं में असामान्यता का उत्पन्न होना रोग कहलाता है। रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और सेकंड असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं। जैसे आज वर्तमान में देश में वैश्विक महामारी कोरोना अर्थात कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। कोविड-19 अर्थात कोरोना एक संक्रामक रोग है। सेकंड है असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो रोगी तक ही सीमित होते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूषित जल से कई संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। पॉइंट नंबर 3, गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो जाता है और वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, बाला या इसे नारू रोग भी कहते हैं। तो बाला या नारू रोग भी दूषित जल सेवन के कारण ही उत्पन्न होता है। इसका रोगजनक ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस नामक कर्मी होता है। उसने पूछा क्या है बोर्ड परीक्षा में, नारू के रोगजनक का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस नामक कर्मी। माध्यमिक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि वायरल संक्रमण के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो आपका उत्तर होगा वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नारू व जल जनित रोगों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, इन रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर, ठंडा कर कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना
व बर्तन धोना मना होना चाहिए तथा इनकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के बाद राजस्थान में इसका कोई रोगी नहीं पाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा। मोटापा ओबेसिटी शरीर में वसा की मात्रा का इस प्रकार से विकृत होना कि वह शरीर को हानि पहुंचाए मोटापा कहलाता है। यानी कि शरीर में वसा की मात्रा इकट्ठी हो जाती है और इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वह शरीर को हानि पहुंचाने लगती है, तो वह स्थिति मोटापा होता है। मोटापा जो है वो व्यक्ति की संभावित आयु को कम कर देता है। नेक्स्ट है शरीर भार सूचकांक, शॉर्ट नेम है BMI। BMI का फुल नेम है शरीर भार सूचकांक, इंग्लिश मीनिंग होगा बॉडी मास इंडेक्स। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है BMI का पूरा नाम लिखिए, B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स। अब पूछा जाता है BMI है क्या? BMI मानव भार व लंबाई का अनुपात BMI कहलाता है। यानी कि मानव शरीर की भार और लंबाई का जो अनुपात है वो BMI कहलाता है। अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि भार जो होगा शरीर का वो लंबाई के अनुपात में होगा, और भार और लंबाई का अनुपात ही क्या है? मोटापा है। अब देखो सामान्य स्थिति या कह सकते हैं मोटापा पूर्व स्थिति के लिए BMI का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो वह सामान्य है, ये मोटापा पूर्व की स्थिति है। और यदि BMI का मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति मोटापे से ग्रसित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोटापे से जुड़े प्रमुख रोग। मोटापा कोई एक रोग नहीं है, अनेक रोगों की जड़ है। अर्थात मोटापे के कारण कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिससे व्यक्ति की समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। जैसे नंबर 1 हृदय रोग, नंबर 2 मधुमेह रोग, नंबर 3 निद्राकालीन श्वास समस्या, और नंबर 4 कुछ कैंसर व अस्थि संध्यार्थी रोग आदि जो है ये मोटापे के कारण उत्पन्न होते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मोटापे के कारण उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा नंबर 1 हृदय रोग, नंबर 2 मधुमेह रोग। नेक्स्ट है मोटापे के कारण। भाई मोटापा उत्पन्न क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1 है ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच असंतुलन का होना। ऊर्जा का सेवन तो ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं लेकिन उसका उपयोग कम कर रहे हैं, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो शरीर में एकत्रित होती जाती है जिससे शरीर का वजन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा उत्पन्न हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। पॉइंट नंबर 3 शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से नहीं होना। पॉइंट नंबर 4 जंक फूड व कृत्रिम भोजन का उपयोग अधिक करना। पॉइंट नंबर 5
कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन। और पॉइंट नंबर 6 है थायराइड अल्पीयता, अर्थात हाइपोथायराइडिज्म के कारण मोटापा आता है। तो हमने पढ़ा मोटापे के कारण, कम व्यायाम करते हैं, स्थिर जीवन यापन होता है, इन सभी कारणों से मोटापा आ जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब रक्तचाप है क्या? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा धमनियों की या कह सकते वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg, M फॉर मिली, M फॉर मीटर, Hg पारा होता है। नेक्स्ट है जो ये ऊपर की संख्या है, ये सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। नीचे की संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप नीले संकुचन के दौरान धमनियों की दीवारों पर बहते रक्त द्वारा डाला गया दाब सिस्टोलिक रक्तदाब कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक रक्तचाप निलय शीतलन के दौरान रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए डायस्टोलिक रक्तचाप जो है वो 60 से 80 mmHg होता है। रक्तचाप मापन के लिए रक्तचाप मापी या स्पाइक्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछा गया है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा रक्तचाप मापी, या लिख सकते हैं स्पाइक्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, रक्तचाप को सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़ों में मापा। रक्तचाप को सन 1983 में कापलन ने सर्वप्रथम परिभाषित किया। अब हम आगे पढ़ेंगे निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।